हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं राजीव और आज हम अपने एपी की सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम नए क्वेश्चंस को नए कॉन्सेप्ट के साथ जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, अब हम आगे के क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो हमारा 7th क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी 3,15, यहाँ पे एपी मैंने लिख दिया है 3,15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। ठीक है, तो क्या लिखा गया कि इस एपी का कौन सा टर्म, विच टर्म ऑफ दिस एपी, यानी इस एपी का, ये जो टर्म यहाँ पे एपी दिया हुआ है 3, 15, 27, 39, इस एपी का कौन सा टर्म ज़्यादा विल बी होगा, कितना 132 मोर देन, यानी 132 ज़्यादा होगा, 132 ज़्यादा होगा किससे, देन यानी कंपैरिजन किया जा रहा है किससे, 54th टर्म से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो देखिए इस एपी का कौन सा टर्म, क्या आपको पता है इस एपी का कौन सा टर्म ज़्यादा होगा? नहीं पता है ना। तो जब नहीं पता है, ठीक है, तो आप उस टर्म को क्या कहिएगा, nth टर्म कहिएगा। जब भी हमें किसी टर्म के बारे में नहीं पता होता तो हम उसे क्या कहते हैं, nth टर्म कहते हैं। तो इस एपी का हमने कह दिया कि जो nth टर्म है वो ज़्यादा होगा, किससे ज़्यादा होगा, किससे कंपैरिजन किया जा रहा है, 54 टर्म से। तो 54 टर्म से ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा, तो 132 मोर होगा। ठीक है, कंडीशन बनाइए। अब हमारे पास कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो बहुत अच्छी तरह से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन को किया जाता है। तो विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का कौन सा टर्म, तो जब हमें टर्म नहीं पता है तो उसे हम क्या कहेंगे, nth टर्म कहेंगे। और nth टर्म को कैसे डिनोट करते हैं, an से। तो इस टर्म का जो, इस एपी का जो nth टर्म है यानी an जो है वो उसका कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, 54th टर्म से किया जा रहा है। किससे किया जा रहा है, 54 टर्म से। और ये टर्म जो है जिसके बारे में हमें नहीं पता है, इस एपी का कौन सा टर्म, तो हमें तो नहीं पता, तो हमें नहीं पता तो हमने उसे क्या किया, an। इसका कंपैरिजन किया जा रहा है उसी एपी के किस टर्म से, 54 टर्म से। और कंपैरिजन करके ये कहा जा रहा है कि ये ज़्यादा और ये कम है। और ये जो an है इससे कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है, यानी an ग्रेटर है और A54 क्या है, कम है। अब मैंने अभी आपको एक छोटी सी बात बताई थी थोड़ी देर पहले कि जो चीज़ कम रहती है आप उधर ऐड करेंगे। आप दो काम कर सकते हैं, 132 अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है किधर ऐड करें, तो ये ज़्यादा है इधर या तो लेस कर दें, माइनस कर दें तो इक्वल हो जाएगा, या जो वैल्यू कम है उधर ऐड कर दें। अगर कम वैल्यू है, ये एक ज़्यादा एक कम है, ठीक है, ये an है, मान लीजिए an ये ज़्यादा है और ये 54 टर्म है जो कम है, तो आप 54 में ऐड कर दीजिएगा तो इक्वल हो जाएगा। या अगर आप an में से 132 को माइनस कर दीजिएगा तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखते हैं an जो है वो 54 टर्म से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 132। तो हमने यहाँ पे कम वाले में 132 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने से क्या होगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम फॉर्मूला यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। A54 क्या होता है, a प्लस 53d प्लस 132। a से a दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर कोई वेरिएबल इक्वल के दोनों साइड में है, सेम साइन के साथ और सेम है, वो इक्वल है, तो दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स जो है आप लोग ध्यान रखिए। अब n-1, ठीक है, d और 53d को मैंने इस साइड कर लिया, माइनस 53d हो जाएगा इक्वल टू 132। ठीक है, यहाँ से d कॉमन आएगा, d कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, n-1 और माइनस 53 इक्वल टू 132। d की वैल्यू यहाँ पे आप फाइंड आउट करेंगे तो 15 में से 3 जाएगा, तो कितना बचेगा, 15 में से 3 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 आएगा। तो यहाँ पे d की वैल्यू को हम क्या रख देते हैं, 12 ब्रैकेट n-53 -1 और माइनस 53 कितना हो जाएगा, -54 इक्वल टू 132। 12 से कैंसिल आउट करेंगे, 12 1 12, एक इधर गया तो वो 12 1 12, तो n-54 इक्वल टू 11। n की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो 11 और ये 54 इधर जाके ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 और 5 और 1 6। तो ये हो गया हमारे n की वैल्यू कितनी आ गई, 65 आ गई। यानी इस एपी का 65th टर्म जो है, आप चेक भी कर सकते हैं आंसर, इस एपी का जो 65th टर्म है वो उसके 54th टर्म से क्या होगा, ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, तो 132 ज़्यादा होगा। ठीक है, कंडीशन हमने बनाया, क्वेश्चन किया, क्लियर है। एक बार लास्ट बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, हमें नहीं पता था इस एपी का कौन सा टर्म लेना है जो कि 54 टर्म से 132 ज़्यादा, तो हमें नहीं पता तो हम उस टर्म को क्या कहेंगे, an कहेंगे। जब नहीं पता होता तो an कहिए। देन कंपैरिजन, जब कंपैरिजन किया जाता है एक टर्म को एक साइड, दूसरे टर्म को दूसरे साइड, तो इसका कंपैरिजन इससे किया जा रहा है, लिख दिया। 132 ज़्यादा है, कम कौन है, ये कम है ना, तो कम वाले में हम ऐड कर देंगे तभी तो इक्वल पहुंचेगा। कर दिया, दोनों के फॉर्मूले ओपन किया, सॉल्व किया। ठीक है, राइट डाउन कीजिए आप इसे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे क्या करना है इसमें। 8th क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है
कि 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, 2 AP अलग अलग है, उन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, लेकिन ये बोला गया कि उनके 100 टर्म यानी फर्स्ट AP का 100 टर्म निकालिए और सेकंड AP का 100 टर्म निकालिए, उन दोनों का डिफरेंस लीजिए, क्या लीजिए, डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, यानी पहले टर्म AP का 100 टर्म, सेकंड AP का भी 100 टर्म, दोनों का अगर डिफरेंस देखें नहीं सब्ट्रैक्ट करके देखें तो कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो तुम आपसे पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, तो इसी तरीके से दोनों AP का, पहले AP का 1000 टर्म लेंगे और सेकंड AP का 1000th टर्म लेंगे और उन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा, हमें ये चेक करना है, ठीक है। तो देखिए 2 AP हमें कंसीडर करने, 2 AP हमने कंसीडर कर लिए, ये हमारा सॉल्यूशन 8 है, 2 AP हमने कंसीडर कर लिए, पहला AP A1 A2 A3, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, दूसरा AP हमने कंसीडर कर लिया B1 B2 B3 डॉट डॉट डॉट, 2 AP हमने कंसीडर कर लिया, लेकिन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, तो दोनों के कॉमन डिफरेंस लेट D इज द कॉमन डिफरेंस, लेट D इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ AP, D जो है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस है दोनों AP का, बोथ AP यानी दोनों AP का कॉमन डिफरेंस क्या है, D है। अब आपसे बोला गया कि उनके 100 टर्म का जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, इसका 100 टर्म निकालिए और इसका 100 टर्म निकालिए, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 100 आएगा। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, तो पहले AP का 1000 टर्म निकालिए और सेकंड AP का भी 1000 टर्म निकालिए, उनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा। तो पहले हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, जो क्वेश्चन में कंडीशन हमें दी हुई है कि इस AP का आप 100 टर्म निकालिए, तो 100 टर्म को कैसे डिनोट करेंगे, A100 से, और इस AP का भी आप 100 टर्म निकालिए यानी B100 से। एक चीज़ और यहाँ पे हमें ये दिखा देना पड़ेगा कि यहाँ पे A जो है A1 वो ग्रेटर है किससे, B से, तभी हम इसमें से इसे क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। आप ये दिखा दीजिए कि कौन ग्रेटर है, ठीक है। अगर आप B1 को ग्रेटर ले रहे हैं तो B1 में से हम किसको माइनस करना पड़ेगा, A1 को माइनस करना पड़ेगा। तो A100 यानी ये टर्म ग्रेटर हो गया और B100 उससे लेस हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 100। फिर से सुन लीजिए, 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP हमने कंसीडर किए, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है और बोला गया कि इस AP का 100 टर्म और इस AP का 100 टर्म का डिफरेंस कितना 100 है। अब यहाँ पे हमें नहीं पता है कि ये वैल्यू ग्रेटर है या ये वैल्यू ग्रेटर है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया अपनी तरह से, सपोज कर लिया कि फर्स्ट टर्म यानी ये वाला AP का फर्स्ट टर्म या बाकी जो टर्म है इस AP के टर्म से क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। तो इसका 100 टर्म इसके 100 टर्म से क्या होगा, ग्रेटर होगा, और इसमें से इसे हमने सब्ट्रैक्ट किया तो किसके इक्वल लिखा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है 100 के इक्वल, ठीक है। अगर आप B को ग्रेटर मान रहे हैं तो B100 में से A100 को माइनस करेंगे। आगे बोला गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, हमें पता करना है कि ये तो कंडीशन हमें दे दी और हमसे ये पूछा गया कि इसका अगर 1000 टर्म लिया गया इस AP का और इस AP का भी 1000 टर्म लिया जाए तो उन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, ये हमसे पूछा गया। अब जो कंडीशन हमें दे रखी है उसको यूज करते हैं। A100 हमें दे रखा था A100 माइनस B100 इक्वल टू 100, ठीक है। A100 की वैल्यू को अगर आप नोट डाउन करेंगे तो A प्लस क्या लिखेंगे 99 और D माइनस B की वैल्यू को लिखेंगे B100 की तो B प्लस 99, और कॉमन डिफरेंस तो सेम है, फर्स्ट टर्म तो B है लेकिन कॉमन डिफरेंस क्या है, B1 या B लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन डिफरेंस तो दोनों का सेम है ना, क्या माना है दोनों का कॉमन डिफरेंस D, तो यहाँ पे क्या लिखा D इक्वल टू 100, A प्लस 99D माइनस अंदर जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे माइनस B, और ये भी प्लस किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में, 99D इक्वल टू 100, ठीक है। माइनस 99D से प्लस 99D हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा A माइनस B इक्वल टू 100। यानी हमने देखा एक रिलेशन आया हमारे पास कि 100, क्वेश्चन में कहा गया था कि 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, इसका 100 टर्म लो और इसका 100 टर्म लो, डिफरेंस कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हमने अभी किया तो हमने ये देखा कि फर्स्ट टर्म और इसके फर्स्ट टर्म और इसके फर्स्ट टर्म का डिफरेंस भी कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो ये एक हमें कंडीशन मिला। अब इस कंडीशन का किस तरह से यूज होगा हम आगे देखते हैं, ये इसके आगे तो हम सॉल्व कर नहीं सकते। अब हमसे जो पूछा गया वो हम करते हैं। हमसे बोला गया था A1000 माइनस B1000 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। यानी इसका 1000 टर्म ले और इसका 1000 टर्म ले और दोनों का डिफरेंस ले तो कितना आएगा। A1000 को आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस 999D माइनस B की वैल्यू, B1000 को क्या लिख सकते हैं, B प्लस 999D, A प्लस 999D माइनस, ये जाएगा अंदर तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस B प्लस माइनस माइनस और 999D, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों सेम है, एक माइनस एक प्लस में, और क्या है A माइनस B। A माइनस B की तो वैल्यू ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हैं। A माइनस B की वैल्यू कितनी है, 100 है। यानी हमने ये देखा कि जो इसके 100 टर्म का डिफरेंस था वो 100 था, इनके पहले टर्म के भी
का भी डिफरेंस कितना आया, 100 ही आया, और इनके अगर 1000 टर्म को लिया जाए तो भी डिफरेंस कितना आएगा, 100 आएगा। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, यही क्वेश्चन देगा और आपसे बोल देगा कि इसके 5000 टर्म और सेकंड वाले के 5000 टर्म के बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो वहाँ पे भी डिफरेंस कितना आएगा, 100 आएगा। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट्स के कितने नंबर 7 से डिविजिबल होंगे। अब इस क्वेश्चन में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको थोड़ी बहुत मदद कर सकता है, आपके कुछ सेकंड टाइम जो है एग्जाम में वो बचा सकता है। हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट के कितने नंबर 7 से डिविजिबल होंगे। पहले तो 3 डिजिट्स के नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, सॉल्यूशन हम 9 करने जा रहे हैं। 3 डिजिट्स के नंबर जो है हमारे स्टार्ट होते हैं 100 से और एंड कहाँ होते हैं 999 पे। ठीक है, लेकिन हमें ये एपी नहीं बनाना है, हमें इस तरीके से सीरीज को नहीं लेना, हमें लेना तो है 3 डिजिट्स के नंबर, लेकिन वो 3 डिजिट्स लेने हैं जो 7 से क्या हो, डिविजिबल हो। 7 से क्या हो, डिविजिबल हो। क्या ये 7 से डिविजिबल है? नहीं है। देख लीजिए 7 में आप 100 में 7 से डिवाइड करिए, अगर आप 100 में 7 से डिवाइड करिएगा, मैं यहाँ पे साइड में कर रहा हूँ, 7 1 7 3 30, तो 7 4 28, 2 रिमेनिंग रह गया ना, तो डिवाइड नहीं हो पाया। अब इस तरीके से हम बार बार थोड़ी ना चेक करेंगे 101 102, हमारे पास इतना टाइम नहीं। चलिए यहाँ तो आसान सा दे रखा है, तुरंत थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा नंबर हो गया जहाँ पे आप जल्दी से नहीं पता कर पाए, तो कैसे करेंगे। आपने डिवाइड किया, आपको तुरंत पता करना है कि मैं 3 डिजिट के नंबर तो मेरे 100 से स्टार्ट हो गए, लेकिन कौन सा नंबर है पहला नंबर 3 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल होगा। आपने डिवाइड किया, 7 1 7, कितना बचे 3, 3 इधर गए 30 बने, 7 2 7 4 28 किया। आप पीछे तो जा नहीं सकते इस सीरीज के, आपको 3 डिजिट्स के नंबर लेने, आप 99 पे नहीं जा सकते, लेकिन आप आगे जा सकते हैं, क्योंकि आगे आपको बोला गया 3 डिजिट्स के नंबर लेने। किसके लेने? 3 डिजिट के, ना कि 2 डिजिट के। तो आप पीछे तो जाएंगे नहीं, कहाँ जाएंगे, आगे जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे 7 से डिवाइड करता हूँ, 7 से डिवाइड हमने किया तो हमारा क्या आया था, 14 आया था। 7 1 7, 3 इधर गए 30, 7 4 28। अगर यहाँ 0 ना रह के क्या रहे, अब खुद सोचिए, 0 से 30 से कम मत करिए। जैसे यहाँ पे 3 जा रहा है तो 30 बन रहा है, 30 से कम मत करिए, क्योंकि 30 से आप कम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको 100 से पीछे नहीं जाना है, 100 के आगे वाले नंबर लेने हैं। तो 30 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो 7 के टेबल में आता है, तो 35 आता है। 30 के बाद कौन सा नंबर है जो 7 के टेबल में आता है, 35। तो अगर सोचिए यहाँ से जो 3 रिमेनिंग बचा, अगर यहाँ पे 5 रहता तो 3 और 5 कितने हो जाते हैं, 35। तो इसका मतलब हमें 30 के बाद ऐसा नंबर सोच रहे हैं जो 7 के टेबल में आता है, वो है 35। यानी यहाँ पे कितना रहना चाहिए था, 5 रहना चाहिए। तो यानी हमें मिल गया कि पहला जो नंबर है 3 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल होगा वो कितना होगा, 105 होगा। फिर से समझिए, उसने बोला था 3 डिजिट्स के कितने नंबर 7 से डिविजिबल होंगे, तो हमने 3 डिजिट का नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 100 से, खत्म कहाँ होता है 999 पे। लेकिन 100 7 से डिविजिबल नहीं। अब मैं आपको यही बता रहा हूँ कि कैसे आप तुरंत पता कर सकते हैं कौन सा नंबर 7 से डिविजिबल है। 100 के बाद आपने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद आपके पास रिमेनिंग 3 आया, 3 इधर गया तो आपको 30 बना। 33 के टेबल में 7 के टेबल में आता नहीं है। अब 30 को कम नहीं करिएगा, कम करने पर आप 100 से पीछे की तरफ समझ रहे हैं कि हम जा रहे हैं, लेकिन आप 100 से पीछे नहीं, हमें जो नंबर लेने हैं वो 100 से कहाँ के लेने हैं, आगे के लेने हैं। तो हमें ऐसा नंबर सोचना है जो 30 के बाद हो और जो 7 के टेबल में आता है। 30 के बाद कौन सा नंबर जो है 7 के टेबल में आता है, तो 35 आता है। यानी अगर यहाँ पे 3 जो रिमेनिंग बचा इसके साथ 5 मिल जाए तो क्या हो जाएगा, 7 5 जो 35, और ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 की जगह क्या रखना चाहिए, 5, तो हमने लिख दिया 5। ठीक है, तो पहला नंबर 3 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल होगा वो कितना हो जाएगा, 105। दूसरा कितना हो जाएगा, तो 7 इसी में ऐड कर दीजिए, ऐड करिएगा तो 112 डॉट डॉट डॉट। अब इसी तरह से पीछे का पता करना। 999 को अगर हम देखें, 999 को 7 से डिवाइड करें, 7 1 7 229, 7 4 28 1 19 हुआ। 19 तो 7 के टेबल में आता नहीं है। अब सोचिए ज़रा, यहाँ से आपको आगे नहीं जा सकते हैं। जैसे 100 से हम आगे जा सकते थे, लेकिन 999 से आप आगे नहीं जाएंगे, कहाँ आएंगे, पीछे की तरफ आएंगे, क्योंकि आगे की तरफ जाएंगे तो 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा और हमें कितने डिजिट के बस पूछेगा, 3 डिजिट के। अब 19 से आप आगे का ना सोचें, 90 से आप कम का सोचें, क्योंकि आप 999 के बाद नहीं जा रहे हैं, 999 से पीछे आ रहे हैं। तो 19 से पहले कौन सा नंबर है जो 7 के टेबल में आता है, तो 19 से पहले कौन सा नंबर है, 14 है जो 7 के टेबल में आता है। यानी अगर यहाँ 9 ना रह के यहाँ पे 14 रहता, तो जो यहाँ से मेरा कैरी गया है 7 1 7 2 29 और 7 4 28, और जो 1 कैरी गया 1 के साथ 4 रहता, तो 7 2 कितना हो जाता, 14, पूरी तरह से डिविजिबल हो जाता। फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, एक बार लास्ट टाइम समझा रहा हूँ। 100 था,
100 से आप पीछे जा नहीं सकते, पीछे आप जा नहीं सकते क्योंकि 3 डिजिट का फिर रहेगा नहीं। तो आपको यहाँ पे जब आपने डिवाइड किया था 7 1 जा 7, 3 रिमेनिंग बचा था, 3 के साथ 0 जो कि 7 टेबल में नहीं आता 30। तो आपको 100 के बाद के नंबर लेने, तो ऐसे ही आप 30 के बाद का नंबर सोचिए जो 7 के टेबल में आता, तो 35। तो 35 तो यहाँ पे 3 के बगल में क्या रहना चाहिए, 5 रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो 3 आ रहा है यहाँ से रिमेनिंग, वो यहाँ पे अगर बगल में 5 रहे तो 35 बन जाएगा, तो 105। इसी तरह से 999 है, आप आगे नहीं जा सकते, पीछे आएंगे। तो आपका जो रिमेनिंग बचा था यहाँ पे 19 बचा था। आप आगे का मत सोचिए क्योंकि आपको पीछे की तरफ आना है, पीछे की तरफ आना है। तो 19 से पहले का नंबर सोचिए, तो क्या होता है 14 होता है, तो 7 के टेबल में 14 तो आता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 की जगह अगर 4 रहे तो 7 2 जब 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया 994। ये चीज़ें समझाने में बड़ी लग रही हैं, लेकिन अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आप तुरंत पता कर सकते हैं। अब देखिए मुझे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी कि 998 को चेक करूं या 997 को चेक करूं या 996 को चेक करूं, नहीं, मुझे किसी को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे डायरेक्ट पता चल गया कि पहला 7 डिजिट का नंबर स्टार्टिंग का जो 7 से डिविजिबल होगा, 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा 105, और लास्ट 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा वो कितना होगा 994। ये हमारी क्या बन गई सीक्वेंस, यानी ये हमारा एपी बन गया। कॉमन डिफरेंस आपको पता है हर बार कितना आएगा 7 आएगा। अब आपको ये पता करना है, क्या पता करना है, हाउ मैनी यानी कितने, यानी टोटल टर्म्स ही तो पता करना है, यानी टोटल यानी कितने टर्म है यहाँ पे। तो हमें क्या पता करना है, एन की वैल्यू को पता करना है। एन की वैल्यू के लिए आप क्या यूज करते हैं, nth टर्म का फॉर्मूला यूज करते हैं। ये आपका a1 है, ये a2 है, लेकिन इस टर्म की पोजीशन नहीं पता तो आप इसको क्या कहेंगे, an कहेंगे। an का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। एन की जगह क्या पुट करेंगे 994, ए की जगह क्या पुट करेंगे 105, n हमें फाइंड आउट करना है -1, और डिफरेंस इसमें से इसे माइनस करेंगे 7। आप इसे सॉल्व आउट करेंगे और किसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, n की वैल्यू का फाइंड आउट करेंगे। ये आपका काम है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं 10th क्वेश्चन को। अगर किसी को भी सवालों में प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा और आपको समझाऊंगा किस तरीके से सवाल होंगे। तो अब हम 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा, 10th क्वेश्चन है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ एपी 3813, 253। हमारा एपी क्या है इस बार, देखिए थोड़ा यूनिक है। इस बार हमेशा आगे से पूछता था कि 12th टर्म बताओ, 15th टर्म बताओ, तो वो स्टार्टिंग से पूछता था, लेकिन इस बार कहाँ से पूछा गया, पीछे से पूछा गया। तो कुछ डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा एक माइनर सा डिफरेंस है। किस तरीके से सवाल करते हैं आप देख लीजिए, बहुत नॉर्मल है। 10th का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। एपी क्या है हमारा, एपी है हमारा 3, 8, 13, ... 253, ये एपी है। और इस एपी का कौन सा टर्म पूछा गया है, 20th टर्म, लेकिन कहाँ से, लास्ट से। जब लास्ट से पूछा जाए तो फर्स्ट टर्म तो यही होगा क्योंकि स्टार्टिंग तो यहाँ से कर रहे हैं ना, पीछे की तरफ से देख रहे हैं, ऐसे ऐसे इधर से काउंट करेंगे ना। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, लास्ट से पूछा गया तो फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 253, ठीक है। डिफरेंस जैसे आप जनरली निकालते हैं वैसे निकालिए। और मैंने एक बात आपको स्टार्टिंग में बताई थी, आपको ध्यान हो तो पहले जब मैं इंट्रोडक्शन करवा रहा था, तो अगर एपी में इधर से देखता तो एपी इधर की तरफ कंटिन्यू कर रही है, आगे इधर बढ़ रही है, कंटिन्यू कर रही है, तो मैं जिधर कंटिन्यू कर रही हूँ उसके अपोजिट साइड से डिफरेंस निकाल देते, बताया था इसमें से इसे। अब एपी अगर यहाँ से देखूँ तो इधर कंटिन्यू कर रही है क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इधर से ले लिया गया है, तो इधर कंटिन्यू कर रही है। तो हम एपी की इधर से इसके अपोजिट साइड, जिस डायरेक्शन में एपी कंटिन्यू कर रही है, एपी इस डायरेक्शन में कंटिन्यू कर रही है, इसके अपोजिट डायरेक्शन से हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, यानी इस टर्म में से इसको निकालेंगे। अब इस टर्म को फिर निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, सोचना पड़ेगा, तो इतना मत सोचिए। डिफरेंस जैसे आप निकालते हैं वैसे निकालिए, जो जनरल तरीका आपने सीख रखा है। क्या सीख रखा है आपने, एक ही छोटी सी बात सीख रखी है, इसमें से उठा के इसे माइनस कर दो। 8 में से 3 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 5 आएगा। अब बस ये ध्यान रखिए, जब लास्ट से बोला जाए तो जो आपने नॉर्मल तरीके से निकाला कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसका साइन चेंज कर दीजिए। क्या चेंज कर दीजिए, साइन। अगर आगे से ले रहे हैं तो 5, तो इसी तरह से उल्टा लेंगे तो कितना हो जाएगा, -5। भाई 8 - 3 5, ठीक है। अगर इसमें से इसे घटाऊं, यानी 3 में से 8 घटाऊं, यहाँ पे घटाऊं या यहाँ पे घटाऊं, मैं सब्ट्रैक्ट करूँ, हर जगह डिफरेंस तो सेम रहेगा। तो 3 - 8 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। तो जो नॉर्मल तरीका है उस तरीके से आप डिफरेंस निकालिए बिना ज़्यादा कुछ सोचे समझे। 8 - 3 5, और लास्ट से बोला गया तो साइन चेंज कर दिया। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा लास्ट के लिए, अगर माइनस रहता और लास्ट से पूछा जाता तो माइनस की जगह क्या हो जाता, प्लस हो जाता। नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं 8 - 3, क्योंकि एपी इधर कंटिन्यू कर रहा है। अगर इधर से देखते हैं तो एपी अगर इधर से कंटिन्यू कर रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन से डिफरेंस, तो 3 - 8 तो कितना आ जाएगा, -5।
इतना ज़्यादा ना समझते हुए मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ, जो जनरल तरीका है उससे आप डिफरेंस निकालिए, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट से पूछा गया साइन चेंज कर दीजिए, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक है, डिफरेंस आ गया। अब 20th टर्म पूछ रहा है, यानी एन की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 20, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए ए एन का, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन की जगह ए 20 तो हमें पता ही लगाना है, एन की वैल्यू यहाँ पर 20 पुट कर दिया, ए की जगह कितना 253 प्लस एन की जगह 20 माइनस 1 और डिफरेंस कितना है -5, 253 प्लस माइनस 20 में से 1 गया तो कितने बचे 19 और 19 5 जा 95, तो इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका आ जाएगा, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब हम लोग आगे 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 11th क्वेश्चन में कहा गया था 8th टर्म ऑफ एन एपी 0, किसी एपी का 8th टर्म 0 है और प्रूफ करना है कि इसका जो 38th टर्म जो है वो ट्रिपल है, यानी 3 गुना है किससे 18th टर्म से। आपसे बोला गया किसी एपी का जो है 8th टर्म वो 0 है और बोला गया 38th टर्म जो है वो ट्रिपल है किससे 18th टर्म से। तो देखिए पहले जो कंडीशन बोला गया उसे अप्लाई कर देते हैं। सॉल्यूशन हम कौन सा लेके चल रहे हैं 11th, ठीक है। 8th टर्म 0 दिया गया, 8th टर्म कैसे डिनोट करेंगे 8 से। अब ये बच्चों वाली बातें होगी, मैंने आपको अब बहुत बार बता दिया तो डायरेक्ट अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा कैसे डिनोट करते हैं। 8 टर्म यानी 8, आप सभी को पता चल गया है। 8 की कंडीशन क्या हो जाएगी a प्लस 7d, ये भी 7d, a8 की कंडीशन क्या हो जाएगी a प्लस 7d इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिल गई -7d, ठीक है। ये हमने एक कंडीशन बना लिया। अब हमसे क्या प्रूफ करने के लिए कह रहा है, प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि प्रूफ करो। अब ये एक अलग टाइप के क्वेश्चन हो गए। प्रूफ बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन में सिंपल एक बात याद रखनी है, प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन में ना प्रूफ करवाने से पहले वो आपको एक कंडीशन जरूर देगा। जैसे यहाँ पे ये कंडीशन दे रखी है कि किसी एपी का 8th टर्म 0 है, या कुछ भी XYZ कुछ भी कंडीशन दे सकता है, ऐसा ना दे के कुछ और दे सकता है, लेकिन कंडीशन देगा जरूर और बोलेगा प्रूफ करो ये। तो जो आपको कंडीशन दे रखी है ना उससे आप एक रिलेशन बना लीजिए, जैसे रिलेशन बना लिया, और जो आपको प्रूफ बोला गया है वो आप उसके अकॉर्डिंग, जैसे उसने प्रूफ बोला उसके अकॉर्डिंग लेके दोनों तरफ चलिए एक साथ। और जो आपकी कंडीशन अप्लाई हो रखी है, मतलब जो आपने रिलेशन बनाया इसका यूज करिए और दोनों तरफ बस इक्वल दिखा दीजिए, आपका प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ का मतलब होता है दोनों साइड इक्वल दिखा देना। अगर आप इक्वल दिखा दे रहे हो गया प्रूफ, ठीक है। तो प्रूफ में क्या बोला गया है कि इसका 38 टर्म जो है इस एपी का 38 टर्म वो कितना है ट्रिपल है। क्या है ट्रिपल, किससे ट्रिपल है, किसका ट्रिपल है 18th टर्म का। 18th टर्म को कैसे डिनोट करेंगे A18। फिर से सुनिए, उसने इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, हमें कंडीशंस गिवन होते हैं, कंडीशंस को लेकर हम एक रिलेशन बनाते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा रिलेशन बनाया। उसके बाद प्रूफ बोलेगा, प्रूफ में जो बोला गया आप लीजिए, दोनों तरफ सॉल्व करते जाइए और रिलेशन को अपने जहाँ पे यूज हो रहा है वहाँ पे अप्लाई कीजिए, दोनों तरफ इक्वल दिखाइए, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो कंडीशन क्या दे रखी थी कि जो 8 टर्म है एपी का वो 0 है, हमने लिखा, रिलेशन बना लिया, एक रिलेशन हमें मिल गया, ठीक है। अब हमसे बोला गया प्रूफ करो कि ये पोर्शन यानी 38 टर्म जो है इस एपी का वो इस एपी के 18th टर्म का कितना है 3 टाइम्स है। तो बस अब हमें इसको फॉलो करते जाना है और जहाँ पे भी कहीं यूज होगा ऐसा तो हम यूज कर लेंगे। अगर दोनों तरफ आप इक्वल दिखा देंगे तो प्रूफ हो गया। हमें प्रूफ करने का मतलब होता है दोनों तरफ इक्वल दिखाना, तो इक्वल दिखा दीजिए। A38 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 37D, 3 ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है तो ब्रैकेट बनेगा। A18 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 17D, A की वैल्यू कितनी है -7D, तो A की जगह -7D पुट कर दीजिए। मैंने बोला ना रिलेशन का यूज होगा, A की जगह -7D प्लस 37D इक्वल टू 3 ब्रैकेट में A की जगह -7D प्लस 17D, यहाँ से इसे माइनस करिएगा तो कितने बचेंगे 30D इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 17 माइनस 7 तो कितना हो जाएगा 10D, 30D इक्वल टू 30D, दोनों तरफ क्या आ गया इक्वल आ गया। तो प्रूफ में आपको यही करना होता है, दोनों तरफ क्या दिखाना होता है इक्वल दिखाना होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग 12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 12th क्वेश्चन को करते हैं कि इसमें क्या करना है। 12th क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 19, 18, 1/5, 17, 2/5 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इस प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म जो होगा पहला नेगेटिव टर्म होगा। तो पहले तो यहाँ पे एपी नहीं कहा गया, सिर्फ प्रोग्रेशन कहा गया, तो हमें प्रोग्रेशन को क्या दिखाना पड़ेगा एपी के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन हम 12th करने जा रहे हैं। तो हमारा जो प्रोग्रेशन है वो क्या है 19, 18 1/5, 17 2/5 ... अब हमें दिखाना है कि इस प्रोग्रेशन का पहला नेगेटिव टर्म
ठीक है, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, इस प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म जो होगा पहला नेगेटिव टर्म होगा। ठीक है, तो पहले तो इस प्रोग्रेशन को आप एपी दिखाए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्रोग्रेशन कहा गया, और अगर हमें एपी के फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, यानी अगर हमें टर्म वाला पोजीशन पता करना है कि कौन सा पोजीशन है, तो हम एपी के फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। और एपी के फॉर्मूले अप्लाई करने के लिए पहले हमें दिखाना जरूरी है कि एपी के फॉर्म में, तो एपी के फॉर्म में दिखाइए इसे। कैसे दिखाते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। तो पहला डिफरेंस निकालेंगे d1 इक्वल टू 18 1/5 माइनस 19, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये कितना हो जाएगा, सॉल्व आउट करेंगे तो 91/5 माइनस 19, यहाँ पे सॉल्व आउट करेंगे इसे तो 95 हो जाएगा। 95 में से 91 गए तो कितने बचेंगे, -4/5। इसी तरह से आप d2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 2/5 माइनस आपका 18 1/5। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व आउट करेंगे तो 85 और 2 87/5 माइनस 90 91/5, डिनोमिनेटर में आपके 5 रहेगा और 91 में से 87 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -4/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि d1 किसके इक्वल है, d2 के इक्वल है। अगर d1 d2 के इक्वल है, इट मीन्स कि ये हमारा जो प्रोग्रेशन ये क्या है, एपी फॉर्म में, यानी 19, 18 1/5, 17 2/5, ये हमारा किस फॉर्म में, ये हमारा एपी के फॉर्म में है। ठीक है, तो हमने ये तो दिखा दिया कि एपी के फॉर्म में। अब हमें ये दिखाना है कि इस एपी का कौन सा टर्म पहला नेगेटिव टर्म होगा। तो जब हमें नहीं पता है कि कौन सा टर्म, तो उस टर्म को हम क्या कहेंगे, nth टर्म। और हमें ये दिखाना है कि जो nth टर्म है, यानी an जो है, ये इस कौन सा टर्म है, ये n की पोजीशन बतानी है कि जिससे कि ये पहला नेगेटिव टर्म शो हो। हमें क्या बोला गया, हमें ये बोला गया कि इस एपी का कौन सा टर्म पहला नेगेटिव टर्म है। तो हमने ये कह दिया, जब हमें नहीं पता तो हम ये कहेंगे कि इसका nth टर्म जो होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। क्या होगा, nth टर्म। देखिए यहाँ पे हम इस तरह से कहेंगे लेट, देखिए मैंने ये कहा कि इस एपी का कोई टर्म है जो पहला नेगेटिव टर्म है, मैंने कह दिया कि ये कोई टर्म है जो पहला नेगेटिव टर्म है। अब मुझे उसकी टर्म की पोजीशन तो नहीं पता है ना, जब पोजीशन नहीं पता होता तो हम उसे क्या कहते हैं, nth टर्म कहते हैं। तो हमने इस तरह से लिखा, लेट nth टर्म बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, लेट nth टर्म बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ एन एपी। हमने ये कहा कि जो nth टर्म है वो इस एपी का पहला नेगेटिव टर्म है। ठीक है, अब nth टर्म को कैसे डिनोट करते हैं, an से। अच्छा एक चीज़ और बताइए, अगर मैं ये कह रहा हूँ an पहला नेगेटिव टर्म है, तो ये जो an जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, ये 0 से क्या होगा, लेस होगा। भाई नेगेटिव कहा गया, नेगेटिव नंबर क्या होता है, 0 से क्या होता है, लेस होता है। तो हमने इसे ऐसे लिखा कि ये जो an है फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ये हमारा लेस देन क्या है, 0 है। अब यहाँ पे an का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करें, a + n-1 × d लेस देन 0। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 19 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है कि पोजीशन क्या है, और d की वैल्यू कितनी है, -4/5 लेस देन 0। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो 5 आ जाएगा, और यह ऐसे ध्यान रखिए इसके डिनोमिनेटर में तो 5 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर से डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 95 प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और n-1 × 4, और जो एलसीएम में 5 आया वो 0 से मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए आगे 95 माइनस 4n और माइनस माइनस प्लस, तो 4 लेस देन 0। 95 और 4 कितने हो गए आपके, 99 माइनस 4n लेस देन 0। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या इंपॉर्टेंट वो बात है, यहाँ पर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में मैं माइनस से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। किससे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, माइनस से। माइनस से मल्टीप्लाई जब मैं यहाँ पे करूँगा, किससे मल्टीप्लाइड बाई करूँ, मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई -1 भी कह सकते हैं कि मैं -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। करने पे क्या होगा, ये टर्म माइनस में हो जाएगा और ये किस में हो जाएगा, प्लस में, 4n, और ये हो जाएगा माइनस में। तो हम सब जानते हैं। लेकिन एक और चीज़, जिस तरीके से यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन है, ये इनइक्वालिटी का साइन जो होता है ये रिवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। यानी जब हम किसी, जैसे देखिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे -2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है, और -2 को हम कह रहे हैं कि -2 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन है किससे, -5 से। सही बात है, -2 -5 से ग्रेटर देन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करूँ, किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, माइनस से मल्टीप्लाई करूँ, तो 2
ये +2 हो जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा +5। अब कौन हो जाएगा, अगर मैं अब ऐसे अभी भी यही साइन रखता हूँ तो ये तो बात गलत हो गई, क्योंकि 2 तो लेस होता है और 5 क्या होता है ग्रेटर होता है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ठीक है, लेकिन ये साइन भी तो चेंज हो जाएगा ना। अब ग्रेटर कौन हो गया, ये हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर जब हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये टर्म नेगेटिव, ठीक है, ये टर्म पॉजिटिव, और ये इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ये। तो जहाँ पर ये पहले 0 की तरफ था ग्रेटर देन, अब इस साइड ग्रेटर देन हो जाएगा और इक्वल टू ग्रेटर देन 0, इस तरीके से आ जाएगा ये। यहाँ से 4n और ये 99 इस साइड गया तो प्लस में 99 हो गया। यहाँ से n की वैल्यू निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 99/4। डिवाइड करिए, इसे डिवाइड करिएगा, 4 2 जा 8, कैरी 1 19, ठीक है, 19 4 4 जा 16, कितने बचे 3 ऊपर जाएगा और 4 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो n की वैल्यू जो है ग्रेटर देन है किससे, 24 3/4 से। फिर से मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। पहला नेगेटिव टर्म पता करना था, हमने कहा कि an पहला नेगेटिव टर्म है तो नेगेटिव टर्म हमारा क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो लेस देन 0 लिया हमने, फॉर्मूला अप्लाई किया, सारी चीज़ें रखी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये टर्म नेगेटिव हो गया, ये टर्म पॉजिटिव हो गया। मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया, जब इनइक्वालिटी इस तरह से रहता है और माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर्स इस तरीके से चेंज हो जाते हैं कि इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए। देखिए, तो यहाँ पर जब हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये इनइक्वालिटी का साइन जो इधर था, अब मल्टीप्लाई करने पर सॉरी यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन 0 की तरफ ग्रेटर था, अब वो रिवर्स हो गया। क्यों, क्योंकि हमने -1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यहाँ से n की वैल्यू ग्रेटर देन आई 24 3/4 के। इसमें इसका मतलब ये है कि n जो है वो, अब हमने ये पढ़ रखा है कि कोई भी टर्म अगर AP का है तो वो, या किसी भी प्रोग्रेशन का कोई टर्म है वो फ्रैक्शनल तो होगा नहीं या नेगेटिव भी नहीं होगा। तो अगर फ्रैक्शनल नहीं होगा तो ये फ्रैक्शनल पार्ट तो होगा नहीं, यानी n की वैल्यू 24 3/4 से ग्रेटर होगी। अब 24 नहीं हो सकती है, 20 यहाँ पे देखिए 24 से प्लस आ रखा है 3/4, ठीक है। तो 24 3/4 तो लेंगे नहीं, तो फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। तो अप्रॉक्स में बिल्कुल एक्यूरेट अगर हम एक नेचुरल नंबर ले तो n की वैल्यू कितनी होगी, 25 होगी। यानी n 25 पे या तो 25 से ऊपर, या तो 25 से ऊपर, या हम ये कह सकते हैं कि 25 के इक्वल हमारा पहला नेगेटिव टर्म इस AP का होगा। इस AP का फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो होगा उसकी पोजीशन क्या होगी, या तो 25 से ग्रेटर होगी या 25 की इक्वल भी हो सकती है। वो यहाँ पर हमें मिनिमम बता रहा है कि 24 3/4 से ग्रेटर जो होगा वो पहला नेगेटिव टर्म होगा। अब 24 3/4 से ग्रेटर पहला जो आता है वो 25 आता है, यानी वो 25 की भी इक्वल हो सकता है, यानी उसकी पोजीशन 25 के बराबर हो सकती है, या 25 से ऊपर भी जा सकती है। यानी जो 26 टर्म है वो भी हमारा पहला नेगेटिव हो सकता है, 27 भी हो सकता है पहला नेगेटिव, लेकिन होगा वो 24 3/4 से ऊपर, यानी 25 से उसकी स्टार्टिंग हो सकती है। यानी पहला नेगेटिव टर्म हमारा 25 भी हो सकता है, 25th पोजीशन उसकी हो सकती है, 26th पोजीशन हो सकती है, 27th पोजीशन हो सकती है, इसी तरह से आगे भी। तो हमें इस तरह से लिखना है कि n की वैल्यू ग्रेटर देन 25 और इक्वल टू 25 होगी, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे है हमारा कौन सा क्वेश्चन, आगे हमारा 13th क्वेश्चन, ठीक है। तो 13th क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें क्या करना है। 13th क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा कि 13th क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द AP 6, 13, 20, 216। इस AP का मिडल टर्म पता करें। तो पहले तो ये पता कर लें कि टोटल टर्म कितने, तभी उसके बाद ही हम मिडल टर्म पता कर सकते हैं। तो हमारे पास AP क्या है, 13th क्वेश्चन में हमारे पास AP है 6, 13, 20, ... 216 और हमें इस AP का मिडल टर्म पता करना है। तो मिडल टर्म पता करने के लिए कभी भी पहले ये पता करिए कि टोटल टर्म कितने, और टोटल टर्म पता करने के लिए मैंने फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बता रखा है फर्स्ट क्वेश्चन से ही कि an = a + n - 1 × d। क्यों यहाँ पे पता कर सकते हैं हम टोटल टर्म, क्योंकि यहाँ पे टर्म जो है वो इनफाइनाइट नहीं है। कैसे, फाइनाइट है। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, अगर फाइनाइट टर्म हो तो हम टोटल टर्म्स निकाल सकते हैं, और इनफाइनाइट टर्म हो तो हम टोटल टर्म्स नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर फाइनाइट टर्म्स है तो यहाँ पे हम टोटल टर्म निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए an का फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, यहीं पे चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। इस टर्म की पोजीशन नहीं पता तो हम इसे क्या कहेंगे, nth टर्म कहेंगे। और nth टर्म को कैसे डिनोट करते हैं, an से। तो an की जगह लिख दीजिए 216, a की जगह 6 प्लस n की जगह एज इट इज, क्योंकि n की वैल्यू को तो हमें फाइंड आउट करना। d की वैल्यू निकालेंगे 13 - 6 तो कितना हो जाएगा 7। 216 - 6 तो 210 = n - 1
7, 7 से कैंसिल आउट करिएगा, 7 3 21 0, तो 30 इक्वल टू n माइनस 1, 30 इक्वल टू n माइनस 1, n की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करिएगा तो कितना आ गया 31। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करिए और ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर n की वैल्यू आपकी ओड नंबर आती है, अगर n ओड आता है, क्या आता है n ओड, तो मिडिल टर्म किस तरीके से निकालते हैं? मिडिल टर्म पता करने के लिए फॉर्मूला हो जाता है आपका n/2 प्लस 1, n प्लस 1/2, ये मिडिल टर्म निकालने का ये आपका मिडिल टर्म होगा। n प्लस 1/2 वाला जो टर्म होगा वो आपका मिडिल टर्म होगा। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 टोटल टर्म कितने हैं? ओड है, यानी 1 2 3, मान लीजिए मैंने 5 टर्म लिख दिए, 3 4 5 6 7, टोटल कितने टर्म है? 5, तो 2 इधर से निकल गए, 2 इधर से निकल गए, तो 5 है। तो 5 बीच वाला पता करने के लिए मैंने 5 में क्या किया, एक, अगर मुझे यहाँ पे टोटल 5 टर्म जो कि ओड नंबर है, अगर ये ओड नंबर है और मुझे मिडिल टर्म पता करना है, मिडिल टर्म यानी दिख रहा होगा आपको, थर्ड टर्म को हम मिडिल टर्म कह रहे हैं, तो कैसे आएगा? 5 में 1 को जोड़ेंगे और बाई 2 कर देंगे, तो 6/2 यानी 3 आया। 3 का मतलब क्या है कि थर्ड टर्म हमारा मिडिल टर्म होगा, ठीक है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिए कि अगर n की वैल्यू ओड है, क्या है, n की वैल्यू अगर ओड है तो मिडिल टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि जो टोटल टर्म्स आपका आया n प्लस 1/2 टर्म, ठीक है। अगर n की वैल्यू, इफ n इवन है, क्या है, इवन है, अगर n इवन होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 4 5 6 ये रहता, और मैंने कहा कि इस 4 टर्म में मुझे मिडिल टर्म निकालना है, तो मिडिल टर्म मेरा ये भी कंसीडर होता है और मिडिल टर्म मेरा ये भी कंसीडर होता है, क्योंकि यहाँ बीच का तो टर्म है नहीं, तो मुझे ये दोनों टर्म को ही क्या कहना पड़ता है? मिडिल टर्म कहना पड़ता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जो हम फॉर्मूला बना के रखते हैं वो फॉर्मूला हमारा क्या होता है? मिडिल टर्म निकालने के लिए, यानी जब हमारा n इवन होता है, मिडिल टर्म कैसे निकाला जाता है? n/2 टर्म और n/2 प्लस 1 टर्म, ये हमारे मिडिल टर्म होता है, ठीक है। या तो n/2 टर्म होगा या n/2 टर्म, दोनों ही वैसे लेते हैं, n/2 टर्म एंड n/2 प्लस 1 टर्म, ठीक है। जैसे देखिए अभी मैंने ये लिखा 3 4 5 6, ठीक है, तो टोटल टर्म कितने हैं? 4, तो मैं क्या करूँगा, 4 में एक बार 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 आया, यानी सेकंड टर्म भी मिडिल टर्म है मेरा, और एक बार मैं n/2 प्लस 1 करूँगा, यानी n/2 तो ये मैं कर ही चुका हूँ, 2 आया, और 2 में 1 को जोड़ूंगा 3, तो यानी थर्ड टर्म भी मेरा क्या होगा? मिडिल टर्म होगा। तो इस चीज़ को ध्यान से रखिए कि अगर कभी भी आपसे मिडिल टर्म पूछता है तो मिडिल टर्म निकालने के लिए सबसे पहले आप निकालिए कि उस AP में टोटल टर्म्स कितने हैं। टोटल टर्म्स निकालने के लिए an का फॉर्मूला अप्लाई करिए। इफ़ n ओड, अगर n की वैल्यू ओड है तो मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे? n प्लस 1/2 टर्म, और n इवन है तो मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे? n/2 टर्म एंड n/2 प्लस 1 टर्म, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए जैसे मुझे इसका मिडिल टर्म निकालना है इस AP का, ठीक है। तो अगर इस AP का मुझे मिडिल टर्म निकालना है, n तो ओड है, 31 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा? 32/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16th टर्म। तो इस AP का जो 16th टर्म होगा वो मिडिल टर्म होगा, यानी अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूं तो यहाँ पर मिडिल टर्म क्या हो जाएगा? मिडिल टर्म हो जाएगा मेरा यहाँ पर n की वैल्यू 31 प्लस 1/2, तो 32/2 यानी 16th टर्म जो होगा वो मेरा मिडिल टर्म होगा। अब 16th टर्म आप निकाल सकते हैं, A16 की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, A प्लस 15D, A आपको पता है, D आपको पता है, वैल्यू पुट कीजिए, 16th टर्म आपको मिल जाएगा, जो कि आपका क्या होगा? मिडिल टर्म होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए अब हम आगे करते हैं 14th क्वेश्चन की। 14th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ठीक है। 14th क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इफ द mth टर्म ऑफ एन AP बी 1/n, किसी AP का mth टर्म, देखिए स्टार्टिंग से अभी तक जो भी आपने क्वेश्चन किए हैं नॉर्मली मैंने नंबर वाले दिए हैं, लेकिन अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके नंबर्स की जगह कोई वेरिएबल है। प्रोसेस वही होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि ये कुछ बड़ा आ गया या कुछ खतरनाक सवाल आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू जब दी रहते तो जैसे आप उस समय करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। mth टर्म आपको दे रखा है, किसी AP का mth टर्म कितना दे रखा है? 1/m। अब किसी भी टर्म को कैसे डिनोट करते हैं? A से, और नीचे उसकी पोजीशन लिखते हैं, तो यहाँ पे उसकी पोजीशन क्या है? mth टर्म है, ये तो m, तो am की वैल्यू तो मैं दे रखी है 14th क्वेश्चन में आप लोगों को am की वैल्यू दे रखी है कितनी? 1/n दे रखी है, ठीक है। इसी तरीके से आपको जो है nth टर्म दे रखा है, nth टर्म यानी an की वैल्यू क्या दे रखा है? तो an दे रखा है आप लोगों को 1/m दे रखा है, क्या दे रखा है? 1/m। ये देखिए an nth टर्म यानी an आपको दे रखा है 1/m। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया है कि फर्स्ट टर्म को छोड़कर कोई भी अगर AP के 2 टर्म देते हैं तो 2 इक्वेशन बनाइए, तो ये भी तो 2 टर्म ही है, फर्स्ट टर्म को छोड़कर 2 कोई टर्म है ना, तो इन 2 टर्म की वैल्यू है, तो 2 टर्म जब दिए हो तो आप इक्वेशंस बनाइए और इक्वेशन बनाकर
किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, ए और डी की वैल्यू को। जब ए और डी की वैल्यू मिल जाती है तो उसके बाद हमसे जो भी पूछता है हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन टाइप बनाइए इम्प्लाइज डेट, क्योंकि अब मैं इसको यहाँ पे मॉडिफाई करके लिखने वाला होता है। ए एम को अगर फॉर्मूला ओपन करें तो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन, एन की जगह क्या आएगा, पोजीशन क्या है एम है, तो ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 1/n। ठीक है, जैसे हम A16 लिखा रहता था तो हमसे क्या लिखते थे, A16 मान लीजिए 8 लिखा रहता था तो मैं इसे क्या लिखता था, A प्लस 15D इक्वल टू 8 लिखता था। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हमने इसको ओपन कर दिया, A प्लस एन, एन की जगह उसकी पोजीशन कौन सी m है, m माइनस वन इंटू डी, और टर्म ये कितना है 1/n, तो 1/n लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसी तरीके से इसमें an के लिए तो A प्लस टर्म पोजीशन कौन सी इसकी n है, तो n माइनस वन का n माइनस वन ही रहेगा, नहीं n की जगह n ही रहेगा, d इक्वल टू 1/m। दो इक्वेशन बन गए। अब आपको पता है दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या ढूंढते हैं, सबसे पहले वेरिएबल, कोई वेरिएबल सेम हो, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। तो आपको दिख रहा है कि ये ए वाला जो वेरिएबल है दोनों में सेम है, तो आप क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करिएगा तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, साइन क्या हो जाएंगे चेंज, ये प्लस वाला माइनस में, ये प्लस वाला भी माइनस में, और ये प्लस वाला टर्म भी हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। एक प्लस का टर्म एक माइनस का टर्म दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किस तरह से करना है, दोनों में डी है ना, तो डी को तो कॉमन आ गया, डी हम बाहर इस तरह से लिख देते हैं कॉमन, ये प्लस में ये माइनस में, प्लस वाले टर्म को हमेशा आगे लिखते हैं तो m माइनस वन, और नेगेटिव टर्म को ये माइनस में है पूरा तो इसे पीछे लिखेंगे माइनस, और ब्रैकेट लगा के लिखेंगे n माइनस वन, क्लोज कर दिया। ये प्लस में है तो प्लस वाले टर्म को पहले लिखा, ये माइनस में तो माइनस 1/m, इस तरीके से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पर सॉल्व आगे करते हैं, डी m माइनस वन, माइनस अंदर एंट्री करेगा माइनस n, और ये प्लस वन इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा n m, n से n कैंसिल आउट, m ऊपर चला गया, m से m कैंसिल आउट, n आया। ठीक है, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल, d की वैल्यू क्या मिली, m माइनस n यहाँ पे, और यहाँ पे भी कितनी है, m माइनस n अपॉन एन एम, m माइनस एन से m माइनस एन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो d की वैल्यू आपको कितनी मिली, d की वैल्यू मिली 1/mn। तो सिंपल वही तरीका है जो आप न्यूमेरिकल वैल्यू जब आपको दिया रहता है जैसे आप उस समय करते हैं। अब d की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके किसकी वैल्यू निकालेंगे, a की वैल्यू, तो पुट d इन इक्वेशन फर्स्ट, हमने किसी भी एक इक्वेशन पुट करना था तो हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया, पुट d इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए, a प्लस m माइनस वन, और d की वैल्यू कितनी पुट करेंगे आप, 1/mn। ठीक है, 1/mn इक्वल टू 1/n, a प्लस इससे जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे m से m कैंसिल हो जाएगा, देखिए इस पूरे टर्म से m में मल्टीप्लाई करेंगे, m से m कैंसिल, तो क्या बचेगा 1/n, और यहाँ से 1 में करेंगे तो 1/mn इक्वल टू 1/n। ठीक है, अब हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो सारी वैल्यू को उधर पहुँचा दीजिए, तो a इक्वल टू ये टर्म सारे उधर जाएंगे, और एक और चीज़ हमें यहाँ पे दिख रहा है 1/n इधर भी है 1/n इधर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, ये माइनस वाला टर्म इधर जाएगा तो पॉजिटिव, यानी a की वैल्यू भी कितनी है 1/mn। अब a मिल गया, d मिल गया, हमसे क्या पूछा गया, हमसे बोला गया mnth टर्म दिखाओ कि जो इसका mnth टर्म है वो कितना है, 1 है। जैसे m टर्म दिया था 1/n, n टर्म 1/n, तो हमें ये पूछा गया कि mnth टर्म, जो mnth टर्म है वो कितना होगा, 1 होगा। अब जरा देखिए mnth टर्म, यानी a के नीचे क्या लिखेंगे, mn लिखेंगे, फॉर्मूला इसके लिए ओपन करेंगे तो कैसे हो जाएगा, a प्लस n, n की जगह क्या है, ये पूरा है, यानी mn माइनस वन और d। समझ में आ रही है बात भाई, हम यहाँ पे n की जगह क्या लिखते हैं, जो उसकी पोजीशन, तो कौन से टर्म की बात हो रही है, mn टर्म की बात हो रही है, तो mn लिखा हमने। a की वैल्यू कितनी है, 1/mn प्लस mn एज इट इज, यहाँ पे ऐसे ही रहेगा -1, और डिफरेंस हमने कितना निकाला, डिफरेंस भी हमने निकाला है 1/mn। ठीक है, अब जरा यहाँ देखिए 1/mn, अंदर ये मल्टीप्लाई होगा, mn से mn कैंसिल, तो कितना बचेगा 1, और -1 में मल्टीप्लाई होगा तो -1/mn, इससे ये टर्म कैंसिल, तो हमारा कितना आंसर आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो सिंपल है, कुछ नहीं है, ये नहीं कि बहुत बड़ा कुछ क्वेश्चन आएगा जब वेरिएबल के फॉर्म में आ गया तो किसी तरीके, जरूरी है कि यही क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है आपको फर्स्ट टर्म को छोड़कर कोई भी 2 टर्म दिए रहते हैं, सिंपल आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, ए और डी की वैल्यू निकालिए, उसके बाद जो भी पूछता है आप उसमें पुट कर दीजिए, आपका हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप लोग। चलिए अब 15th क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि 15th क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, 15th क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है, इफ m टाइम्स
देखिए इस तरीके के कई क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं हर क्वेश्चन तो करा नहीं पाऊंगा यहाँ पे, तो यहाँ पर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना है और अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा बहुत सुधारिए, जिससे कैलकुलेशन अगर आपकी ठीक रहेगी तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता है वैसे वैसे करते जाइए, अपने आप आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। m टाइम्स द mth टर्म, mth टर्म का कितने टाइम्स, m टाइम्स। तो अब हम 15th क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। m टाइम्स द mth टर्म, mth टर्म को कैसे डिनोट करेंगे, am से। पहले तो डिनोट करना सीखे कि किसको कैसे डिनोट करेंगे। तो mth टर्म, किसी भी टर्म को a n से, n की जगह क्या है इस बार m है, और इसका m टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, तो m से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑफ एन AP, किसी AP का इक्वल है किसके, n टाइम्स ऑफ इट्स nth टर्म, n टाइम्स किसके, nth टर्म के, यानी an से मल्टीप्लाई कर दिया। और आगे हमसे क्या कह रहा है कि प्रूफ करो या शो करो कि जो mnth टर्म है, कौन सा टर्म है, mnth टर्म, mnth टर्म जो है AP का वो कितना है, 0 है। यानी हमसे ये कहा गया है कि mnth टर्म को A से और उसके नीचे पोजीशन लिखो m प्लस n, तो जो mnth टर्म है उस AP का वो कितना है, 0 है। यानी हमें ये प्रूफ करवा रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर हम साइड में देखें कि किस तरीके से है, तो अगर मैं इसे ओपन करूँ तो मुझे क्या होगा, ये ओपन करने पे a फर्स्ट टर्म आता है, फिर n-1, n की जगह क्या है पूरा ये m प्लस n है, और -1 होता है, और क्या होता है d। यानी मुझे ये किसके इक्वल प्रूफ करना है, 0 के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो जो मुझे कंडीशन दे रखा है मैं उसे लेकर चलता हूँ और सॉल्व करते चलता हूँ, अपने आप में मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। पहले ही घबरा मत जाया करिए कि ये ऐसा क्वेश्चन आगे से सॉल्व कैसे करेंगे। जो आपको कंडीशन दे रखी है वो अप्लाई करिए, उसे सॉल्व करते जाइए, अपने आप आपका क्वेश्चन होते चला जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। जो कंडीशन हमें दे रखी है am का ओपन फॉर्मूला कीजिए mth टर्म का, तो a प्लस n-1, n की जगह क्या है m है, तो m-1 इंटू d, और यहाँ पे n ब्रैकेट में nth टर्म यानी a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। हमने दोनों तरफ फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, m से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, करिएगा तो ma प्लस यहाँ पर करिएगा तो m-1, ठीक है, और यहाँ पे md लिख दीजिए इस तरह से, m से यहाँ पे कर दिया, अभी अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई नहीं किया, सिर्फ md लिखा मैंने यहाँ पे an, और यहाँ पे n-1, और यहाँ पे क्या लिख दिया, n और d लिख दिया, ठीक है। n और n से यहाँ पे क्या था n-1, और n को भी बाहर ही लिखा है मैंने, nd लिखा है इस तरह से, क्लियर। अब a वाले टर्म से एक तरफ कर लीजिए ma, ये प्लस वाला टर्म इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, तो इसे मैं na लिख दे रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, an या na एक ही बात है, मल्टीप्लाई में है ये, प्लस m-1 md, और इसको भी मैं इधर ले आया तो n-1 nd इक्वल टू 0, सारे को एक तरफ ले आया। यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन है, a कॉमन है, तो क्या बचेगा m-n, और यहाँ से देखिए इसमें भी d है और इसमें भी d है, तो d हमने कॉमन ले लिया, और अब ये बचेगा m से अंदर मल्टीप्लाई भी कर दीजिए साथ ही साथ, m से m में करिएगा तो m², m से 1 में करिएगा तो -m, फिर n से करिएगा तो -n², और माइनस माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिए, a ब्रैकेट m-n प्लस d m² माइनस n², यानी a² माइनस b², तो a माइनस b a प्लस b, तो एक बार सब्ट्रैक्ट करिए a माइनस b m माइनस n, और एक बार प्लस, तो m प्लस n, और इन दोनों टर्म में से -m प्लस n, देखिए हर जगह m माइनस n बन रहा है, यहाँ भी m माइनस n बना, यहाँ भी m माइनस n बन गया इन दो टर्म में से, तो इन दोनों को भी m माइनस n के फॉर्म में बना दीजिए। अब m माइनस n बनाना है तो m को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो m यहाँ पे किस में, नेगेटिव है। जब भी साइन को चेंज करना हो किसी टर्म में, कोई टर्म ऐसा है जिसमें आपको रिक्वायरमेंट है कि उसके साइन को चेंज करना है, तो माइनस को कॉमन ले लिया करिए। माइनस जब ब्रैकेट के अंदर जाता है तो भी साइन चेंज होते हैं, और माइनस अगर कॉमन लिया जाता है, यानी ब्रैकेट के बाहर लेने का मतलब उसे कॉमन लेना होता है, तो भी साइन क्या होता है, चेंज होता है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी m माइनस n बन रहा है, यहाँ भी m माइनस n बन रहा है, यहाँ भी m माइनस n बनेगा तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों टर्म में से मैंने माइनस को कॉमन लिया, ध्यान रखिए माइनस को कॉमन लेते तो भी साइन चेंज होते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, और ये प्लस वाला टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, और ब्रैकेट इक्वल टू 0। अब देखिए हर जगह m माइनस n बन गया, a m माइनस n प्लस d, और अब इस पूरे में से भी m माइनस n हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी m माइनस n है, यहाँ भी m माइनस n है, तो m माइनस n हमने कॉमन लिया, तो क्या बचा यहाँ पे m प्लस n बचा, और यहाँ से तो ये कॉमन आ चुका है तो -1, ठीक है, और इक्वल टू 0। अब फिर से यहाँ m माइनस n और इस पूरे टर्म में भी m माइनस n है, तो दोबारा m माइनस n को हमने क्या लिया, कॉमन लिया। एक बार मैं फिर से यहाँ पे बताता चल रहा हूँ,
ये हमने एम ए किया था, इसको एक तरफ कर लिया, इसको एक तरफ कर लिया, सभी को एक तरफ हमने कर लिया। दोनों में से ए कॉमन था, ए कॉमन लिया, एम माइनस एन, यहाँ से डी कॉमन लिया, दोनों में से डी बाहर आ गया, और एम से मल्टीप्लाई किया एम स्क्वायर, एम से 1 में किया एम, फिर माइनस एन, और इधर से एन से मल्टीप्लाई तो एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एन हो गया। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई किया, ए माइनस बी, ए प्लस बी, और यहाँ पर जब हमने देखा कि एम माइनस एन यहाँ भी है, एम माइनस एन यहाँ भी, तो यहाँ भी बन सकता है। इन दोनों टर्म को मैंने नोटिस किया, तो एम माइनस एन बनाने के लिए मुझे इसे प्लस में बनाना था, माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने से ये प्लस में हो गया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में। दोनों जगह माइनस एन है, एम माइनस एन है, तो एम माइनस एन को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अब ये दो टर्म बने, इन दोनों टर्म में दोबारा मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, एम माइनस एन, तो कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से क्या बचेगा ए, और यहाँ से क्या बचेगा, ये पूरा एम प्लस एन माइनस 1, और ये डी बचेगा, तो डी को मैंने पीछे लिख दिया, इक्वल टू 0। ये m माइनस एन 0 के डिनोमिनेटर में जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, तो a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। अब जरा देखिए, क्या ये एम एन एच टर्म नहीं है, m प्लस एन एच टर्म नहीं है, a आ रहा है और n की जगह ये पूरा है, और माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या होता है, एन एच टर्म होता है, तो एन एच टर्म, तो a, और n की जगह क्या है, m प्लस एन, तो a m प्लस एन इक्वल टू 0। हमें यही दिखाना था कि इसका जो एम एन एच टर्म है वो कितना है, 0 है, तो हमने दिखा दिया। देखिए यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में भी इसे ओपन करके दिखाया था कि m प्लस एन एच टर्म 0 को दिखाने का मतलब है a प्लस, ये खुद देखें ना, ये पूरा n की जगह पर है, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी एन एच टर्म होगा, और एन एच का मतलब n की जगह यहाँ पे क्या बोला गया, m प्लस एन बोला गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 13th क्वेश्चन है। 13th क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें करना है। ठीक है, 13th क्वेश्चन में ये कहा गया, द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी, किसी एपी के जो द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं वो एपी के फॉर्म में, किस फॉर्म में, एपी। कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, और तीनों एंगल्स एपी के फॉर्म में। तो और ये कहा गया आगे कंडीशन अप्लाई क्या है, इफ द ग्रेटर एंगल इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू, जो ग्रेटर एंगल है वो जो अदर 2 एंगल है उन दोनों के सम के इक्वल है, देन फाइंड द एंगल्स। तो हमें क्या बताना है, एंगल्स बताना है। अब ये कहा गया कि जो एंगल्स है वो किस फॉर्म में है, एपी है। ठीक है, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी, वो एंगल्स जो है वो एपी हैं, तीनों एपी बना रहे हैं। तो एपी बना रहे हैं, और हमें पता है कि ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल होते हैं। तो अपनी तरफ से अगर हमें 3 टर्म लेने हैं, यानी 3 एंगल्स ही लेने हैं, लेकिन वो टर्म के फॉर्म में ही लेने हैं, तो अगर हमें 3 एंगल्स लेने हैं एपी के अपनी तरफ से, तो हम क्या लेते हैं, तो मैंने आपको बताया था 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी क्या होता है, 3 लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ना लिख के आप ऐसे यहाँ पे लिखेंगे, लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म एंगल्स विच फॉर्म एपी। आप इस तरह से लिख दीजिए, लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स विच फॉर्म एपी आर। देखिए क्वेश्चन में कहा गया था किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स एपी बना रहे हैं, फिर कंडीशन अप्लाई है कि जो ग्रेटर एंगल है वो बाकी जो अदर 2 एंगल है उन दोनों के सम के इक्वल है, तो हमें एंगल्स पता करने। तो हमें 3 एंगल लेने और वो भी एपी के फॉर्म में, तो हमने लिखा लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, ठीक है, विच फॉर्म एपी, जो कि एपी बना रहे हैं। तो वो क्या क्या हम ले सकते हैं, हमने पता है कि हमने लिखा था a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी, ये 3 एंगल ही तो होते हैं, मतलब 3 टर्म्स होते हैं ना कॉन्जिक्यूटिव एपी के। तो हमने यहाँ पे इसे क्या कहा, एंगल का है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब ये कहा गया है कि कंडीशन क्या अप्लाई करा है उसने, कि जो ग्रेटर एंगल है वो बाकी 2 एंगल जो अदर एंगल है उन दोनों के सम के इक्वल है। तो जिसमें सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, सबसे बड़ा एंगल है ये, क्योंकि ये सबसे छोटा कौन है, ये है हमारा, क्योंकि इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ए तो है, ए के कंपैरिजन में इसमें ऐड हो रहा है और ए के कंपैरिजन में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये सबसे छोटा हो गया, ये उससे बड़ा हुआ, और ये सबसे बड़ा हमारा एंगल है, यानी ग्रेटर एंगल है। तो जो ग्रेटर एंगल है ये किसके इक्वल है, जो अदर 2 एंगल्स हैं उन दोनों के सम के इक्वल है, यानी ए प्लस ए माइनस डी के सम के इक्वल है। यहाँ पे ये कंडीशन आपको दे रखा है। ठीक है, यहाँ से कंडीशन बनाइए, ए प्लस डी इक्वल टू 2a माइनस डी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, 2a को आप इस साइड ले आइए तो a और माइनस 2a, और ये d है और इस d को भी इधर ले आइए तो प्लस डी इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस a और प्लस 2d इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनी आपकी। एक कंडीशन हम ये भी जानते हैं, एक हम अपनी तरफ से बचपन से जानते हैं कंडीशन की, ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इन तीनों का सम 180 डिग्री लिख दीजिए, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, तीनों का सम किसके इक्वल, 180 के इक्वल। ठीक है, किसके इक्वल, 180 के इक्वल। यहाँ से डी से डी क्या हो गया, कैंसिल आउट, a प्लस ए 3a इक्वल टू 180 डिग्री। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। ए की वैल्यू आपको मिल गई। ए की वैल्यू उठाकर आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो पुट ए इन इक्वेशन फर्स्ट।
आपसे 3 टर्म्स बोले गए थे कि 3 एंगल्स लेने एपी के, जो कि एपी के ट्रायंगल के 3 एंगल्स लेने जो कि एपी बना रहे हो। तो हमें अगर अपनी तरफ से 3 टर्म लेने हैं जो कि ए बी बना रहे, तो हम वो क्या लेते हैं, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। लेकिन इस बार इसे एंगल्स बोला गया तो हमने बस एंगल्स लिख दिया इसे, ठीक है। पुट ए इन इक्वेशन फर्स्ट, हमने ए की वैल्यू को कहाँ पुट किया, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। ए की जगह कितना, -60 प्लस 2d इक्वल टू 0, ठीक है। और -60 इक्वल टू -2d, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से इसे कैंसिल आउट करेंगे, सॉरी 60 है ना यहाँ पे, 2 से कितने कैंसिल आउट हो जाएगा, 30 टाइम्स में ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डी की वैल्यू आपकी कितनी मिल गई, डी की वैल्यू आपकी मिल गई 30। अब डी मिल गया आपको और ए मिल गया, दोनों वैल्यू को उठाकर यहाँ पर पुट करिए और अपने एंगल्स निकाल लीजिए। यहाँ पर a माइनस डी करेंगे तो a माइनस डी, ए की वैल्यू थी 60, डी की वैल्यू 30, तो 60 माइनस 30 तो कितना मिला 30। दूसरा a वो तो 60 के इक्वल है, और थर्ड जो है हमारा एंगल वो a प्लस डी है, यानी 60 प्लस 30, तो कितना हो गया 90। और सेटिस्फाई भी है, देखिए ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो एक 30 एक 60, तो 30 60 90 और 90 और 90 180, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग इसका। चलिए अब हम लोग आगे 14th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, तो आप लोगों को ये समझ में आएगा कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जब भी आपको अपनी तरफ से 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म लेने हो ना, तो आप क्या करिएगा, a माइनस डी, ए और a प्लस डी लीजिएगा। अब यहाँ पर कुछ भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, ट्रायंगल की कंडीशन, तो ये भी कह सकता है कि तीनों का सम किसी चीज़ के इक्वल है। यहाँ पर सम भी कह सकता है कि तीनों टर्म का सम कुछ दे देगा आपको, और आपको बोलेगा कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट कुछ दे रखा है, तो 2 कंडीशन बनाइए, 2 कंडीशन को सॉल्व करिए। मेन इंपॉर्टेंट ये है, उसके बाद वो कंडीशन कुछ भी दे सकता है, हजारों कंडीशन बन सकती है, आप कंडीशन को बस फॉलो करते जाइए, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब बस ये कोशिश करिए कि मुझे ए और डी कैसे निकालेंगे, और ए और डी निकालने के लिए 2 इक्वेशन बनाइए। अब उन दोनों इक्वेशन को चाहे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब हम लोग 14th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14th क्वेश्चन है हमारा, 14th क्वेश्चन क्या, डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स। हमें 32 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, विच आर इन एपी, जो कि किस फॉर्म में एपी है। पहले 3 टर्म लेने थे एपी के, इस बार कितने लेने हैं, 4 टर्म्स लेने हैं, और वो भी किस फॉर्म में हो, एपी के फॉर्म में। सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब होता है कि जो किनारों पर मौजूद है, यानी बिल्कुल साइड पे नहीं, फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसका जो है किसके साथ रेशो, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज 7:15। यानी पहले तो आप 4 पार्ट्स ले लीजिए, आपको 32 को डिवाइड करना है 4 पार्ट्स में, तो पहले 4 पार्ट्स एपी के क्या हो जाएंगे, हम कर रहे हैं 14th का सॉल्यूशन, ठीक है। डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स, 32 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जो कि किस फॉर्म क्या बना रहे हो, एपी बना रहे हो। तो एपी बनाने के लिए जो 4 टर्म हम लेंगे तो वो किस तरह से लेंगे, आपने पढ़ रखा है, लेट 4 पार्ट्स आर, हमने ये कहा लेट 4 पार्ट्स आर, ठीक है, विच फॉर्म एपी, जो कि क्या बनाते हैं, एपी बनाते हैं, विच फॉर्म एपी, क्या होगा, a माइनस 3d, a माइनस डी, कॉमा a प्लस डी और a प्लस 3d, ये 4 पार्ट्स हो गए, ठीक है। अब ये बोला गया कि जो एक्सट्रीम है उनका प्रोडक्ट, एक्सट्रीम मतलब जो साइड में मौजूद है बिल्कुल, यानी फर्स्ट और फोर्थ का, फर्स्ट का किसके साथ, फोर्थ के साथ, और जो मीन में मौजूद है, मीन का मतलब जो बीच में मौजूद है, इन दोनों के प्रोडक्ट का रेशो आपको कितना दे रखा है, 7:15। अप्लाई कर दीजिए, a माइनस 3d और a प्लस 3d, यानी एक्सट्रीम का प्रोडक्ट का किसके साथ, मीन के प्रोडक्ट के साथ, यानी a माइनस डी और a प्लस डी के साथ आपको रेशो कितना दे रखा है, 7:15 दे रखा है, क्या दे रखा है, 7:15, ठीक है। और एक और चीज़, एक तो ये कंडीशन हमने लिख दिया, चलिए इसको थोड़ा पहले सॉल्व आउट किया, सॉल्व आउट नहीं करते हैं अभी, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। दूसरा आपको दिख रहा होगा कि हमने ये जो 4 पार्ट्स लिए हैं, इस किसको डिवाइड किया हमने, 32 को, यानी इन चारों पार्ट्स को अगर दोबारा ऐड कर दें, हमने 32 को ही तो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, अगर मैं इन 4 पार्ट्स को दोबारा ऐड कर दूं तो किसके इक्वल आ जाएगा, 32 के इक्वल दोबारा आ जाएगा। तो एक कंडीशन में ऐसे भी लिख सकता हूँ कि a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी और प्लस a प्लस 3d, यानी अगर मैं इन चारों पार्ट्स को दोबारा ऐड कर दूं तो ये ऐड करके किसके इक्वल आएंगे, 32 के इक्वल। यहाँ पे सॉल्व करिए, माइनस डी से प्लस डी कैंसिल आउट, माइनस 3d से प्लस 3d, ए और ए, तो कितने ए हो गए, 4a = 32, a की वैल्यू कितनी होगी, 8।
अब a की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि a की वैल्यू रखिए। देखिए, जब तक कोई क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं होता उसको लास्ट तक ले जाइए। जैसे ही लास्ट में वो पहुँच जाए, अब दिखे कि अब इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता, वहाँ पे जाके आप न्यूमेरिकल वैल्यू को पुट करा करिए। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगर आप स्टार्टिंग से न्यूमेरिकल वैल्यू को पुट कर देंगे तो कहीं क्यूब होगा, कहीं स्क्वायर होगा, वो बड़ा होता जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। तो आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए और जब लगे कि अब ये सॉल्व नहीं हो सकता तो वहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कीजिए। तो अभी ये सॉल्व होगा तो हम इसे सॉल्व करेंगे और जब हमें दिखेगा अब ये सॉल्व नहीं हो सकता, वहाँ पे इस न्यूमेरिकल वैल्यू को पुट कर देंगे। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, a माइनस 3d a प्लस 3d क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी a का स्क्वायर और माइनस 3d का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी वही a माइनस बी a प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7 और क्या है हमारे पास 15, 7/15। a स्क्वायर 3d का स्क्वायर मतलब 9d स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7/15। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो 15a स्क्वायर माइनस 59 जो 135 डी स्क्वायर, और 7 से करेंगे तो 7a स्क्वायर और माइनस 7d स्क्वायर। a स्क्वायर एक तरफ ले लीजिए, 15a स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर इस साइड हमारा आ गया, और ये 135d स्क्वायर को मैं दूसरी तरफ पहुंचा रहा हूँ, 135d स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 8a स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर माइनस करेंगे 128d स्क्वायर। 8 से कैंसिल आउट भी शायद हो जाएगा, ये 8 1 जा 8 और यहाँ पे 4 इधर का 48, 8 6 जा 48, तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 16d स्क्वायर। देखिए, अगर मैं यहीं पे डायरेक्ट a की वैल्यू को पुट कर देता तो मुझे फिर 8 का स्क्वायर करना पड़ता, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। कभी भी क्वेश्चन को जब तक सॉल्व करिए जब तक कि वो सॉल्व हो रहा है, और सॉल्व जब हो जाए उसके बाद अब देखिए कि अब सॉल्व नहीं हो सकता, वहाँ पे उस न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आपका कोई गिवन है तो वहाँ पर उसे पुट करिए। अब a की वैल्यू 8 पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट करिएगा a की जगह 8, तो 8 स्क्वायर इक्वल टू 16d स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू 16d स्क्वायर, 16 4 जा 4 इक्वल टू d स्क्वायर। d की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, d की वैल्यू कितनी आई 2। अब इस d की वैल्यू को उठाकर आप यहाँ पे, वैसे d की वैल्यू 2 आ जाएगी प्लस में भी और माइनस में भी, तो हम प्लस लेके चल रहे हैं। d की वैल्यू 2 आ गई और a की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। अब इन दोनों वैल्यू को लेके यहाँ पे इसे पुट कर दीजिए, तो पुट करिएगा तो देखिए, अगर मान लीजिए मैं d की वैल्यू -2 लेके चलूँ तो वो भी देख लेते हैं, करके देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। अगर मैं d की वैल्यू को +2 लेके चल रहा हूँ और a की वैल्यू को 8, और मुझे अब टर्म्स बताने हैं, हमें 4 टर्म्स में 4 पार्ट्स में डिवाइड करना था। 4 पार्ट्स हमारे ये था, तो पहला पार्ट था a माइनस 3d, तो a की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 8। ठीक है, और -3 इंटू डी की वैल्यू कितनी 2, तो 8 और 3 2 जा 6, तो कितना आया पहला 2 आया। ठीक है, इसी तरह से अब a माइनस डी निकालेंगे तो 8 और -2, तो 8 - 2 कितना हो गया, सॉरी डी की वैल्यू 2। ठीक है, 8 - 2 6, फिर a प्लस 3d, a की वैल्यू 8 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 2, तो 3 2 जा 6, 6 और 8 14। इसी तरह से a प्लस 3d मैंने पहले लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक पार्ट हमारा a प्लस डी है, तो 8 + 2, तो कितना हो गया 10 हो गया। अब इन सबको जोड़िए, देखिए 32 आएगा। 2 6 8, 8 और 10 18, 18 और 14 को ऐड करेंगे 32। लेकिन अगर मान लीजिए सपोज कीजिए आप d की वैल्यू -2 लेके चल रहे हैं। ठीक है, कितनी लेके चल रहे हैं -2, तो यहीं पे देख लीजिए, यहाँ पर 8 और 3 2 जा -6, और यहाँ पे -6, ये माइनस वाला टर्म लिखिएगा, -2 लिखिएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 8 + 6 यानी 14, यानी ये वाला टर्म आ जाएगा। तो चाहे d की वैल्यू 2 लेके चलिए या -2 लेके चलिए, आपको टर्म यही मिलेंगे। क्या समझाना चाह रहा हूँ, पहले मैंने 2 लिया, ये आगे अगर -2 लेता हूँ तो -2 इंटू -3, तो +6 और 8, a की वैल्यू 8, तो 8 + 6 14, ये वाला टर्म मिलेगा। a माइनस डी, a की वैल्यू 8, d की वैल्यू -2, माइनस और माइनस प्लस तो 10, ये मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें 8 2 3 जा 6, लेकिन माइनस का, तो 8 - 6 गया 2, टर्म तो वही मिल रहे हैं ना, तो चाहे डी की वैल्यू +2 या -2 आंसर सेम आएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। ये वो मोस्ट 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, यानी मैं जरूरी ये नहीं है कि यही क्वेश्चन बिल्कुल आ जाए, लेकिन बिल्कुल अगर क्वेश्चन आते हैं तो इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो 1000 तरीके के सवाल होते हैं, तो 1000 तरीके के सवाल तो करवाना पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए। बाकी आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैं एक PDF
लिंक में डाल दूंगा, आप लोग उस पीडीएफ को सॉल्व करिएगा। उस पीडीएफ में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आप उनको सॉल्व करिए। अगर वो नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछिए। अब 15th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। 15th क्वेश्चन का अगर हम सॉल्यूशन देखते हैं तो क्या होगा हमारा, इफ द नंबर ए बी सी एंड डी कॉमा ई फॉर्म एन एपी, ये पांचों नंबर जो है मिलकर क्या बना रहे हैं, एपी बना रहे हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, हमें इसकी वैल्यू पता करनी। अब यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा, बस ये दे रखा, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन ये है कि ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, इस सभी मिलकर क्या बना रहे हैं, एपी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एपी। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू पता करनी है, हमें पता करनी है ए माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस ई। देखिए वैल्यू हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें ईच टर्म की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता हो, 4b की पता हो, 6c की पता हो, या पूरे इक्वेशन को सेम वेरिएबल के फॉर्म में आप सॉल्व कर दें। ठीक है, सेम फॉर्म में लेके आ जाएं। तो अगर इन सब की अगर हमें वैल्यू पता है तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे कि कितना है। और क्लियर हो रहा है, तो अब हमें इन सब टर्म की वैल्यू पता करनी है। देखिए कैसे करेंगे, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। अगर मुझे सेकेंड टर्म लिखना है, जैसे एक जनरल पहले एग्जाम्पल लीजिए, 2, 4, 6, 8 मैंने लिया, ये पी है। फर्स्ट टर्म इसका कितना है, 2 है। सेकंड टर्म ये है बी, बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी इक्वल टू, और डिफरेंस कितना है यहाँ का, कॉमन डिफरेंस 2 है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे देखिए, पहले एग्जांपल के थ्रू समझिए आप लोग, ए इक्वल टू 2 है, कॉमन डिफरेंस आप सभी को दिख रहा है 2 है। तो अगर मुझे, और मैंने इसे बी कहा, इसे सी कहा, इसे डी कहा, और एक और टर्म है ना, तो हमने 10 को ई कह दिया। ठीक है, कभी भी कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आप उसको छोटे छोटे न्यूमेरिकल वैल्यू मान लीजिए, और छोटे छोटे न्यूमेरिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग सोचिए कि उसमें क्या कर सकते हैं। अगर वहाँ पे आप कर लीजिएगा तो उसी वैल्यू को उठा के आप अपने यहाँ पे रख दीजिए जहाँ पे आपको वेरिएबल के फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, तो मैंने इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया 2, 4, 6, और मैंने इसे ए बी सी डी ई मान लिया। अब मुझे एक चीज़ दिख रही है क्या, कि ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो फर्स्ट टर्म में यानी ए में अगर मैं डी को जोड़ दूँ, किसको जोड़ दूँ, डी को, यानी कॉमन डिफरेंस को। ए कितना था, 2 था, कॉमन डिफरेंस कितना था, 2 था, तो 2 और 2 4, बी मिल गया। यानी बी को निकालने के लिए बी को हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस डी। इसी तरह से अगर सी की बात करें, किसकी बात करें, सी की, सी को कैसे निकालेंगे जरा देखिए। फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस कितना है, डी है, कॉमन डिफरेंस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डायरेक्ट तो आएगा नहीं। देखिए ए की वैल्यू 2 पुट करिएगा और डी की वैल्यू 2 पुट कर, 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4। हमें तो 6 लाना है, तो यहाँ पे यहाँ का कॉमन डिफरेंस डी, यहाँ का कॉमन डिफरेंस डी, डी और डी कितने हो गए, 2d, यानी a प्लस 2d। तो c की वैल्यू कितनी बन गई, a प्लस 2d। इसी तरह से d की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो a फर्स्ट टर्म और कितना कॉमन डिफरेंस हो गया, d d d, तो कितने d हो गए, 3d, तो 3d, a प्लस 3d। इसी तरह से e की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो a फर्स्ट टर्म और डिफरेंस d d d और d, तो कितने d हो गए, 4d। ठीक है, तो इस तरीके से हमने b c d और e की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया इन टर्म्स ऑफ a। ठीक है, ये वैल्यू मिल गई। अब इसे उठा के यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए क्लियर हुआ आप लोगों को, एक कॉमन सी चीज़ थी, मैंने उसको नोटिस किया और उसे करते चला गया मैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को नोटिस करिए और सॉल्व करिए। बी था फर्स्ट टर्म, उसमें हम डी को जोड़ेंगे, सेकंड टर्म मिल जाएगा। फिर हमें थर्ड टर्म अगर पता करना है, फर्स्ट टर्म में 2 कॉमन डिफरेंस आ रहे हैं, यहाँ का उन दोनों को ऐड कर दिया, थर्ड टर्म मिल जाएगा हमें। ठीक है, अब जरा देखिए, हमसे पूछा गया था a माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस ई, ये था। यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए। a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू तो हमारे पास a ही है, 2 मत पुट कर दीजिएगा, a की जगह a माइनस 4, b की जगह b की वैल्यू कितनी है, a प्लस डी, तो a प्लस डी 6, c की जगह c की वैल्यू को पुट करें, c की वैल्यू कितनी है, a प्लस 2d और माइनस 4, d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू a प्लस 3d, और हमारे पास e की वैल्यू है a प्लस 4d। यहाँ पे हमने लिख दिया a की वैल्यू है a प्लस 4d। सॉल्व करेंगे, a माइनस 4a माइनस 4d 6a 12d माइनस 4a माइनस 3d प्लस a प्लस 4d। यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, माइनस कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दीजिए। यहाँ पे कैपिटल D लिखिए, यहाँ पे कैपिटल D। ठीक है, कैपिटल D सपोज किया है ना हमने कॉमन डिफरेंस को, तो कैपिटल D यहाँ पे a प्लस 4d है, प्लस 4d से माइनस 4d कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद और क्या कैंसिल आउट हो रहा है, और कुछ कैंसिल आउट शायद, यहाँ पे भी कैपिटल D, एक बार पहले चेक कर लीजिए, a 4a 4d 6a 12d 4a 4 3 यहाँ पे भी 12d आएगा हमारा।
a प्लस 4d, माइनस 12d से प्लस 12d भी कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या क्या बचा, सारे a वाले टर्म बचे। तो a और a कितने a हो गए, 2a और ये 6a कितने हो गए, 8a और ये दोनों टर्म 4a और 4a, ये भी पहले प्लस वाले ऐड कर लिए सारे 8a, और अब माइनस वाले, ये माइनस का ये माइनस का दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस 8a। आंसर कितना आ गया, 0। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को हर कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन करवाया। आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर आप लोगों को ये 15 क्वेश्चन करने आते हैं तो आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सम के क्वेश्चन करेंगे। अभी मैंने nth टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को करवाया। अगर आप लोगों को अब भी लगता है कि कोई क्वेश्चन मिस रह गया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चन को भेजिए, मैं आपको बताऊंगा कि हाँ वो क्वेश्चन किस तरीके से होगा। ठीक है, और मैं आप लोगों के लिए एक PDF भी प्रोवाइड करवाऊंगा जिसमें आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज, और चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।